बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are fine. Metric class, chapter number 13, Biochemistry, class 10th. Students, today we are going to start the work for day 8 and the topic is deoxyribonucleic acid or DNA. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली लिपिड्स के सोर्सेस की डिस्कशन के साथ ही न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया और उस न्यूक्लियोटाइड्स के जो सब यूनिट थे उनके बारे में बताया और आपसे ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए की स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये वर्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक डीएनए मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किए हैं और जो डीएनए की डायग्राम है जो कि आपको बुक पे ही नजर आ रही है, अगर आप उसको देखें तो बुक पर वो एक्स एक्सिस में, यानी आप कह लीजिए कि ऐसे लाइक इस तरह इस प्लेन में एक्स एक्सिस में बनी है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे मैंने इस डायग्राम को वाई एक्सिस पे यानी ऐसे जो है वो ड्रॉ किया है। उसकी कुछ रीजंस हैं, लाइक नंबर 1 कि जो स्पेस थी वो कम थी, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे। दूसरी बात ये है कि आपको दोनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। जो बुक वाली डायग्राम है अगर वो ही डायग्राम कॉपी कर दी तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डीएनए। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए को। आइए, पहली बात स्टूडेंट्स के डीएनए को जिन्होंने डिस्कवर किया, जिन साइंटिस्ट ने, उनके नेम्स मेंशन है फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज कि जी इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे वाटसन एंड एफ क्रिक, ठीक है, यानी इसकी डिस्कवरी जे वाटसन एंड एफ क्रिक ने की। जे से मुराद यहां पे जेम्स है, ठीक है, एंड एफ से मुराद फ्रांसिस है। ये इनके कंप्लीट नेम हैं, लेकिन क्योंकि बुक में भी फर्स्ट नेम जो है वो ऐसे ही मेंशन है तो मैंने भी वैसे ही राइट किए हैं, लेकिन आपको मैंने वैसे बता दिया, जे स्टैंड फॉर जेम्स एंड एफ स्टैंड फॉर फ्रांसिस, ठीक है। एंड जो बुक पे डेट मेंशन है कि इन्होंने ये काम कब किया, देन इट इज 1953, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि इस चैप्टर की जो बेसिस हैं वो काफी हद तक जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं एंड होपफुली बायो के स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे और इस चीज को अच्छी तरह वो सुन लें कि सेम यही टॉपिक डीएनए का उन्होंने, हमारा एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम आप कह लीजिए इनहेरिटेंस है बायो में, वहां पे भी ये टॉपिक सेम उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो उनके लिए तो नो डाउट ये टॉपिक इजी होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के हैं उन्हें ये गौर से सुनना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक ना तो 9th क्लास में पढ़ा है
एंड ना ही 10th क्लास में। अब वो पढ़ने जा रही हैं इसी 10th क्लास में, तो आपने इसको गौर से सुनना है। तो पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। दूसरी बात जो स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, कि ये डबल स्टैंड लाइक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इट इज लाइक, अगर इसको आप बनाना चाहें और मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली ये ऐसे बना कि फर्स्टली मैंने इसका एक स्टैंड ऐसे ड्रॉ किया एंड सेकेंडली मैंने दूसरे स्टैंड को ऐसे इसके साथ पैच कर दिया। ठीक है, तो ये डबल स्टैंड मॉलिक्यूल कंसीडर होता है। इसमें आप एक बात ये भी याद रखिए कि इस डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल में इसकी एग्जांपल मतलब आप यूं याद रखिए, जिस तरह आपके बैग की जिप है, आप उस जिप को अगर ओपन कर दें यानी उसे अनजिप कर दें तो आपको नजर आएगा वो ओपन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे क्लोज करेंगे तो वो जिप्स आपस में या जिपर जो है वो क्लोज होते जाएंगे और वो पूरी तरह से कंप्लीटली आपका बैग इनक्लोज हो जाएगा। इसी तरह ये स्ट्रक्चर इट इज लाइक अ जिपर। ठीक है, अच्छा जी। तीसरी बात स्टूडेंट्स के डीएनए इज मेड अप ऑफ चेन्स। ये बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं जिससे एक्चुअल में ये डीएनए बनता है, एंड ये जिस चेन से मिलकर बनता है यानी डीएनए का जो यूनिट है जिससे इसमें बनना है, एक्चुअली इट इज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। एंड आप देख सकते हैं आगे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स के आगे सब यूनिट्स हैं, लाइक द फर्स्ट इज राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, एंड द लास्ट इज नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है जी, नाइट्रोजीनस बेस, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनस बेस। तो ये 3 सब यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो कि एक्चुअल में आपस में यूनिट बनाते, ये आपस में कंबाइन होते हैं सब यूनिट्स एक जगह पर, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और यही न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन्स मिलती हैं और इसी से आपका डीएनए का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कुछ इस तरह है या जिस तरह आपकी बुक पे मेंशन है। ठीक है जी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिए। अब इनको डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि डीएनए की लोकेशन कहां पर है। लोकेशन से मुराद क्या है, डीएनए हमें पाया कहां पे जाएगा, डीएनए हमें मिलेगा कहां पे। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, ये बायो के रेफरेंस से एक सेल है। ठीक है, इस सेल के बिल्कुल सेंटर में एक ऑर्गेनेल होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको ही इतना इस चीज का अंदाजा है या आपने जूनियर क्लासेस में भी इतना पढ़ा है। और न्यूक्लियस में याद रखिए एक स्ट्रक्चर होता है लाइक कुछ इस तरह, जिसको हम नाम देते हैं जी क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। एंड इसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर यानी क्रोमोसोम के इनसाइड एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर पढ़ा होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं जी, डीएनए। यानी क्या नाम है जी पूरा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया जी। अब ये जो स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको अगर आप याद करेंगे तो आप डी को अलग याद करिए, ऑक्सी को अलग याद करिए, राइबो को अलग, और आखिर पे न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में ये आपकी जो कह लीजिए मेजर आर्टिकल है, ये वो है। अगर आप टॉप पे देखें इस पेज के तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में हेडिंग है। ठीक है, तो ये लोकेशन कहां पर हुई इन शॉर्ट, कि जी सेल में न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअल में क्या पढ़ा होता है हमारा, डीएनए। ठीक है जी।
तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया डीएनए। ओके, अब एक्चुअल में होता ये है कि इस डीएनए के इनसाइड या जो स्ट्रक्चर डीएनए बना है, अगर आप बुक पर देखें तो आपको उसमें डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे। लाइक आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए तो आपको ग्रीन और लाइट येलो कलर ये नजर आ रहा है, फिर आपको स्काई ब्लू और पिंक कलर नजर आ रहा है, ठीक है, और ये ही कलर्स अल्टरनेटिव आगे चलते जाएंगे। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में जीन्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये वो हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। और जीन्स याद रखिए हमारे पास 4 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज एडिनाइन जिसको ए से, थायामीन जिसको टी से, गवानीन जिसको जी से, एंड साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बुक पे तो आपकी ये जीन्स मेंशन नहीं किए गए, ना ही इनके बारे में बताया गया है, बट याद रखिए डीएनए जो है इसका जो आगे से यूनिट है या जिसकी वजह से ये डीएनए बन रहा है वो जीन्स हैं, जिनको जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये वो ही इंफॉर्मेशन है जो कि एक्चुअल में डीएनए के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, फिर इसको बता दूं आपको, एडिनाइन, थायामीन, गवानीन एंड साइटोसिन, इनके दरमियान स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडिनाइन और थायामीन के दरमियान डबल, जबकि गवानीन एंड साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और एक्चुअल में इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इसको एक्चुअल में हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके सेम ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही नीचे जो है वो कॉपी होता है। और याद रखें हमेशा एडिनाइन के साथ थायामीन और गवानीन के साथ साइटोसिन का पेयर होता है। अगर भी किसी भी वजह से ये पेयर्स चेंज हो जाएं या किसी भी वजह से इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो एक्चुअली आपका जो डीएनए है वो फॉल्टी बनेगा, गलत डीएनए बनेगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, चलिए अब जरा बुक पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 108, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जी, डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, इसमें डीऑक्सीराइबोस राइबोस शुगर होती है। मैंने वैसे पहले आपको ये बता दिया था कि जो राइबोस शुगर है ये एक्चुअल में 5 कार्बन वाली शुगर होती है। राइबोस का मतलब ही क्या होता है जी, 5, जिसमें 5 कार्बन मौजूद हों वो। ठीक है, और शुगर के बारे में आपने अच्छी तरह इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा, इन्हें सैकराइड्स कहा जाता है। ठीक है, its structure was discovered by James Watson and Francis Crick in 1953. It is a long double-stranded molecule. ठीक है, it is a long double-stranded molecule. अच्छा जी, यहां पे strand लिख दिया था तो stranded आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, consisting of 2 chains, इसमें 2 chains होती हैं। Each chain is made up of sugar, हर चेन जो होगी वो शुगर से यानी राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ बेस विच इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, अब आगे सुनिए, द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स मेक द बैकबोन ऑफ द चेन्स। बैकबोन का मतलब कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो हैं वो आपके पास राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसकी बैकबोन बनाती है, इसके स्ट्रक्चर को बनाती है, जिस पे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। जिस तरह आप अगर अपनी मिसाल ले लें, अपनी एग्जांपल ले लें, तो हमारी जो बॉडी है ये अभी देखिए, जिस तरह मैं आपके सामने स्ट्रेट खड़ा हूं, उसकी रीजन बेसिकली पीछे मौजूद बैकबोन है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है उसको बैकबोन। अगर किसी वजह से ये ना हो तो हम बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमारी जो बॉडी है अपर पोर्शन ये ऐसे झुक जाएगा उसके ना होने की वजह से। इसीलिए ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, एक्चुअली ये आपका जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर का क्या बनाते हैं, बैकबोन।
एंड टू चेन्स आर लिंक थ्रू बेसिस, और ये दोनों चेन लिंकअप होती हैं नाइट्रोजीनस बेसिस की वजह से, एंड दैट genes like adenine, thymine, guanine and cytosine are actually the nitrogenous bases. The chains are wrapped around each other in a double helix, यानी एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो मिक्स हुई होती हैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से, लाइक जिस तरह मैंने आपको जिपर की एग्जांपल दी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। डीएनए इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस। डीएनए आपके पास एक परमानेंट स्टोरेज प्लेस है, यानी ऐसी जगह जिसमें जो डेटा रखा जाएगा वो परमानेंट स्टोर रहेगा। उसी तरह जिस तरह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंटली, जब तक आप वहां से उसको डिलीट नहीं करते वो डिलीट नहीं होता। इसी तरह डीएनए जो है ये एक परमानेंट स्टोरेज प्लेस है, परमानेंट स्टोरेज जगह है। किसके लिए जी? फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक है यानी जीन से रिजेंबल कर रही है। और कहां पे पड़ा हुआ है जी? इन दी न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो मैं आपको बता चुका कि सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड। ठीक है, it carries and stores all the genetic information of the cell. सेल की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जेनेटिकली इसी में आती हैं और यही स्टोर करवाता है, यानी डीएनए। It passes these information as instructions. ये इस इंफॉर्मेशन को एज ए इंस्ट्रक्शन के तौर पर जो है वो पास करवाती है, मूव करवाती है। कहां से कहां जी? फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। किस लिए? इसलिए कि हाउ टू सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, कि कैसे अमाइनो एसिड्स जो होंगे स्पेसिफिक, उनसे प्रोटीन्स तैयार की जाएंगी। देखिए, हमने लास्ट टाइम जब प्रोटीन्स का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े थे अमाइनो एसिड्स के। हमने वहां पे ये पढ़ा था कि जब नो डाउट कमोबेश 10,000 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं देन प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार होता है। इट मींस दैट कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार बहुत ज्यादा है, जिससे एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का तैयार होता है। अगर ये काम सेल ने करवाना है तो एक्चुअली ये काम सेल में डीएनए करवाएगा और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ये काम करवाएगा। और जो प्रोटीन जरूरत होगी सेल को, डीएनए वो प्रोटीन इसको बनाकर देगा। पर्टिकुलर प्रोटीन से मुराद मखसूस या खास प्रोटीन, ठीक है, जो जरूरत है। These instructions are called the genetic code of life. और ये आपके जिंदगी के जेनेटिक कोड हैं, ये एक्चुअल में स्पेसिफिक एक कह लीजिए पासवर्ड है। ठीक है, जिसमें एक्चुअल में हमारा जो मोबाइल होता है उसको सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी लगाने के लिए हम पासवर्ड रखते हैं इसी तरह। They determine whether an organism is a man. इनमें से पता चलेगा कि एक जो जानदार है दिखने में वो इंसान है, और अ ट्री या कोई दरख्त है, और अ डंकी, एंड अ सेल इज अ नर्व सेल और अ मसल सेल। और जो सेल है वो कोई नर्व सेल है हमारा या कोई मसल सेल है। ये सारे डिफरेंसेस जो हैं इसी की बेस पर होंगे। The sequence of nitrogenous bases in DNA determines the protein development. यानी जो बेसिस हैं यही एक्चुअल में डिटरमिन करती हैं कि कौन सी प्रोटीन जो है वो डेवलप की जाएगी इन न्यू सेल्स, नए सेल्स में। द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी अब यहां पे डीएनए का फंक्शन बताया जा रहा है, इज टू इंश्योर दैट, इस चीज को बिल्कुल वाकफियत में लेकर आए, बिल्कुल इसके बारे में कंफर्म हो कि नो डिसऑर्डर टेक प्लेस, कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। डीएनए कैरीज जीन दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये लाइन जो है अब इंपॉर्टेंट है और ये सुनने वाली है कि याद रखिए
हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एक्चुअल में डीएनए जो है वो डायरेक्ट जो है वो प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि अपने पाथ में किसी से ये प्रोटीन तैयार करवाता है, और जिससे ये प्रोटीन तैयार करवाता है एक्चुअली हम उसको क्या नाम देते हैं, आरएनए। क्या नाम देते हैं, आरएनए, ठीक है। इसकी एग्जांपल कुछ इसी तरह है कि अगर एक स्कूल है और उस स्कूल में एक हेडमास्टर हैं, ठीक है, और उनके पास जो है कुछ टीचर्स जो हैं वो टीच कर रहे हैं, तो एक टीचर बायो के हैं, एक केमिस्ट्री के हैं, एक फिजिक्स के हैं, तो क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उन स्टूडेंट्स को, न्यू स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन है उनको तैयार करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना है, उनकी स्टडीज करवानी है, ये सारा काम टीचर्स का है, ठीक है। लेकिन टीचर्स जो है वो कुछ गाइडेंस जो है, कुछ कह लीजिए सीखना जो उन्होंने है मजीद अच्छी तरह के, कैसे वो मजीद स्टूडेंट्स को पॉलिश कर सकें, वो ये सारा काम जो है अपने प्रिंसिपल से यानी डीएनए से सीखते हैं। यानी आसान लफ्जों में डीएनए आरएनए को मैसेज भेजता है और आरएनए एक्चुअल में प्रोटीन्स तैयार करवाता है। उसी तरह जिस तरह हेडमास्टर जो है एक स्कूल में, एक कॉलेज में जो है टीचर्स को गाइड करता है अच्छी तरह, या गाइड करते हैं, एंड वो आगे से प्रॉपरली स्टूडेंट्स को पॉलिश करते हैं, उनको अच्छा स्टूडेंट या प्यूपिल बनने का मौका देते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो पॉइंट अभी जो इंपॉर्टेंट है ज़हन में रखना है वो ये कि डीएनए ने प्रोटीन तैयार करनी है, लेकिन खुद नहीं, बल्कि उसके वे में वो ये काम आरएनए से करवाएगा, क्योंकि उसे डीएनए को और भी बहुत से काम हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं प्रोटीन को बनाने के अलावा। इसलिए डीएनए आरएनए से ये काम करवाता है। और आरएनए क्या चीज है जी, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम इंशाल्लाह अपने वर्क फॉर डे 9 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ठीक है, वो कैरी करेगा जीन्स को। अच्छा, एरर्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीन सिंथेसाइज्ड फॉल्टी आरएनए, अगर किसी वजह से कोई एरर आ जाता है, गलती आ जाती है जीन में, तो एक्चुअल में वो जीन एक फॉल्टी आरएनए यानी खराब आरएनए, गलत आरएनए बनाएगा, और उससे क्या होगा कि जी इट सिंथेसाइज फॉल्टी प्रोटीन्स, के क्या होगा कि अगर आरएनए फॉल्टी है, गलत है, तो एक्चुअल में आगे जो प्रोटीन्स होंगी वो भी क्या बनेंगी जी, गलत बनेंगी। That do not function the way they are supposed to, और वो उस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह सपोज किया गया था, फर्ज किया गया था, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो इस तरह कि हमारी बॉडी में हमने ये पढ़ा भी था वैसे कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम डाइट से ले लेते हैं, लेकिन 10 टाइप्स ऐसी हैं जो डाइट से ली जाएंगी, और बाकी 10 जो हैं वो हमारी बॉडी बनाती है। तो जो बॉडी बनाती है 10 टाइप के अमाइनो एसिड्स जिनसे मतलब प्रोटीन बननी है, वो एक्चुअली ये सारा काम यहाँ पे ये डीएनए आरएनए से करवाता है, ठीक है। आगे कहता है जी कि दिस डिसऑर्डर कॉजेस जेनेटिक डिजीजेस, यानी अगर ये डिसऑर्डर रहा तो इसकी वजह से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मैंने अभी सोचा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेकिन जब मैं वो एग्जांपल देने लगा तो मुझे याद आया कि इट इज सो टफ फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो मैंने फिर उसको शफल कर दिया और मैंने आपको अमाइनो एसिड्स जो हमने 10 एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पढ़े थे, मैंने आपको वो ही रिकॉल करवा दिए, ठीक है। अच्छा, अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा जी कि दिस डिसऑर्डर कॉजेस जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज क्या है जी, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आती हैं, ठीक है। और इसमें कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, सिकल सेल प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें भी वर्ड प्रोटीन का है, क्या वर्ड है, सिकल सेल प्रोटीन। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रोटीन्स की वजह से आता है।
आप इसके बारे में क्रोम कर सकते हैं, मतलब आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपके पास क्रोम एक सर्च इंजन है जिसमें आप इसको सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि सिकल सेल प्रोटीन एक्चुअल में कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बनती हैं, और आने वाला जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारा डीएनए का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप जरा एक्सरसाइज में आ जाइए, पेज नंबर 116। इसमें काफी हद तक शॉर्ट क्वेश्चंस टॉपिक से रेलिवेंट मैंने आपको साथ साथ करवाए और ये भी बताया उसकी बेसिकली रीजन क्या है कि ये चैप्टर जो है एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने साथ साथ ये आपको मार्क भी करवाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 है। 18 क्वेश्चन है जी व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, एंड 19 है जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। तो वापस आप टॉपिक में आ जाइए। पहले हम पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ उसको देखेंगे जी। ये स्टूडेंट्स डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में फर्स्ट 4 लाइन डीएनए इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस, यहां से लेकर 4th लाइन यानी प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, यहां तक ये एक्चुअल में हमारा जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का शॉर्ट बनेगा। सॉरी नेक्स्ट लाइन है बल्कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, यहां तक। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था इसके साथ वो था फंक्शन ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन है द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए is to ensure that no disorder take place. DNA carries genes that control the synthesis of RNA. Errors introduced into the gene synthesize faulty RNA. ठीक है, and यहां पे आप ऐड कर लीजिए and synthesizes faulty proteins और यहां पे फुल स्टॉप लगा लीजिए। ये स्टूडेंट्स वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आज हमारे इस टॉपिक में से यानी डीएनए के टॉपिक में से कवर हुए हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का शॉर्ट कई बार लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें एमसीक्यूज भी हैं लाइक डीएनए का स्ट्रक्चर किन्होंने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और आपको ऑप्शंस आ सकती हैं। ठीक है, आप ये वाला एमसीक्यूज देखिए। इसके अलावा when the structure of DNA is discovered, कि कब डिस्कवर्ड हुआ था, डेट मैंने सामने मेंशन की, इट इज 1953। ठीक है, आपके सामने ये मेंशन है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से डीएनए के आपने एमसीक्यूज बनाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन फिल वक्त आपने इसमें से कंप्लीट करने हैं। एंड एक बात और इसमें ऐड करता चलूं कि डीएनए का लॉन्ग लास्ट 2 इयर्स से यानी कह लीजिए आई थिंक सो 18 एंड 19 में, लास्ट 2 इयर्स तो नहीं 18 एंड 19 में ये लॉन्ग क्वेश्चन एक मर्तबा आया हुआ है, और क्वेश्चन सिंपली आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डीएनए। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये इंटरनल लॉन्ग क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ, उसके साथ एज इट इज डायग्राम, एंड उसके साथ नेक्स्ट पैराग्राफ यानी डायग्राम के नीचे वाला पैराग्राफ जो है जो मसल सेल तक है, यहां तक आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये कि डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ करनी है, लाइक इस तरह जिस तरह सर ने ड्रॉ की है या वैसे जैसे बुक में है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में जैसे डायग्राम बुक में है आप वैसे ही ड्रॉ करेंगे, बस ये डिफरेंस याद रखिएगा कि बीच में जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं उनको उन्होंने कलर किया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो आपको समझा सकें, लेकिन आपने वो कलर नहीं करना, आप एज इट इज ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 8 हमारा डीएनए का टॉपिक पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और वर्क फॉर डे 9 में हम इंशाल्लाह आरएनए के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, today we are going to start work for day 9 and the topic is RNA. Students, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डीएनए की डिस्कशन की थी और उस डिस्कशन में हमने ये अच्छी तरह समझा था कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डीएनए, what is the function of DNA and अगर किसी वजह से फॉल्टी डीएनए बनता है या फॉल्टी जीन्स कह लीजिए बनेंगे, तो उन फॉल्टी जीन्स की वजह से क्या इंपैक्ट होगा आरएनए पर, और वो फर्दर प्रोसीडिंग्स हमने की थी। आज स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि आपने वो एक लाइन याद रखनी है डीएनए की कि डीएनए जो है वो एक्चुअल में सिंथेसाइज करता है आरएनए को। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में वो है आरएनए एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम ये पहले देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो डीएनए को आरएनए से डिफरेंशिएट करते हैं, और वो बातें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं आरएनए के लिए, ठीक है। और फिर देखेंगे कि प्रोटीन कैसे प्रिपेयर होती है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिफरेंस क्रिएट करती है डीएनए और आरएनए में वो ये कि हमने ये पढ़ा था कि डीएनए इज एक्चुअली अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, बट आरएनए इज एक्चुअली अ सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, कि इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, ठीक है, एक स्ट्रैंड होता है और ये एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, और आप यूं कह लीजिए कि आरएनए का फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है कि बेसिकली आरएनए रोल इज लाइक अ मैसेंजर। इसका जो रोल है, इसका जो किरदार है, इट इज लाइक अ मैसेंजर। मैसेंजर से क्या मुराद है, इसमें हम थोड़ी देर तक डिटेल में बात करेंगे, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरी बात वो ये कि एक्चुअली आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। ये बात हमने पहले ही समझ ली थी कि आरएनए जो है वो एक्चुअल में किसकी वजह से बनता है जी, डीएनए की वजह से। ये कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए डीएनए जो है वो किसको प्रिपेयर करता है, आरएनए को, ठीक है। और डीएनए ये काम क्यों करता है, ये बात भी हमने डिटेल में देखी थी कि डीएनए जो है वो खुद प्रोटीन को प्रिपेयर नहीं करता। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दी थी उस पर, और इस काम को परफॉर्म करने के लिए डीएनए जो है वो आरएनए को जनरेट करता है, तैयार करता है या सिंथेसाइज करता है। जब ये आरएनए बन जाता है तो आरएनए का जो फंक्शन है वो बेसिकली, मैंने ऊपर आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि इट इज लाइक अ मैसेंजर, ठीक है। ये एक मैसेंजर होता है जो मैसेज को एक्सेप्ट करता है। उस मैसेज के अंदर अगर कुछ चेंजेस आनी है या कोई भी बात ऐसी है उसे देखेगा, और उसके बाद सिंपली क्या चीज तैयार कर देगा, प्रोटीन, या आप कह लीजिए अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से क्या तैयार हो जाएगी, प्रोटीन, ठीक है। अच्छा जी, आइए देखते हैं, थोड़ी सी रीडिंग करेंगे फिर इसको साथ लेके चलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर 109, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। इट कंसिस्ट्स ऑफ राइबोस शुगर। सेम कॉमन बात ये भी डीएनए से कि ये भी राइबोस शुगर है। राइबोस का मतलब जिसमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है, विच इज आल्सो कॉल्ड पेंटोस शुगर। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन्स, यानी सेल के अंदर ये काम करता है, और इसका काम क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पुट करना और किस चीज को बिल्ड करना, किस चीज की तामीर करना, प्रोटीन्स की, ठीक है। एंड इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर, और इसका काम किस तरह का है, इसका काम एक मैसेंजर की तरह का है, ठीक है।
अच्छा जी, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। आरएनए किससे तैयार होता है? डीएनए से, टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ताकि डीएनए जो है वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स की वो ट्रांसमिट कर दे किसमें? आरएनए। अच्छा जी, यहां पे मैं आपको एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर एक बात बताना चाहता हूं जो अभी सिलेबस में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है, जो आपको इजीली समझ भी आ जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए पर बार बार फोकस हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि देखिए आरएनए जो है वो आगे से इसकी 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है, पहली जो मैंने मेंशन की, इट इज स्मॉल एम आरएनए। स्मॉल एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, यानी ये जो आरएनए जो है इट इज अ मैसेंजर, ये मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो होगी उसको रिसीव करेगा। ये आरएनए रिसीव करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा स्मॉल आर कैपिटल आरएनए के पास। अब ये स्मॉल आर का मतलब क्या है जी? स्मॉल आर का मतलब है स्टूडेंट्स राइबोसोम्स। क्या मतलब है? राइबोसोम्स। अब ये क्या चीज है? देखिए, जिन्होंने तो बायो पढ़ी है वो ये बेहतर जानते हैं कि राइबोसोम एक्चुअल में एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के इनसाइड पाई जाती है, और बेसिकली इन राइबोसोम का फंक्शन यही होता है, क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इट मीन्स दैट मैसेंजर आरएनए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेगा कि जी फला प्रोटीन बनानी है, और इस मैसेज को लेके, इस मैसेज को मैसेंजर आरएनए लेकर जाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास। वहां पे राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम स्मॉल आर कैपिटल आरएनए का नाम दे रहे हैं, ये राइबोसोमल आरएनए में मौजूद हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का फंक्शन ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन एक स्पेसिफिक लेवल से तैयार हो जाएगी, अब इस प्रोटीन को उस जगह पर भेजना है, उस पार्ट पर भेजना है, उस पॉइंट पर भेजना है जहां पर इसकी जरूरत है। तो राइबोसोमल आरएनए का काम तो सिर्फ इतना है कि इन्होंने प्रोटीन को तैयार करवाना है। तैयार होने के बाद एक और आरएनए है विच इज कॉल्ड स्मॉल टी आरएनए। टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर। इस आरएनए का काम क्या है कि इसमें जो प्रोटीन तैयार हो जाएगी, उस प्रोटीन को ये ट्रांसफर आरएनए उस पोजीशन पर, उस लोकेशन पर, उस पॉइंट पर जहां पर जरूरत है, वहां पर ये राइबोसोमल प्रोटीन जो तैयार हुई है राइबोसोम से, ये प्रोटीन को ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करवा देगा, और जिस पॉइंट पर जरूरत है प्रोटीन की, वहां पर ट्रांसफर होने के बाद वो प्रोटीन अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक्चुअल में आरएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इतनी डिटेल में आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए और ये चीज समझने के लिए कि कैसे आरएनए काम करेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन। आरएनए क्या करेगा? देखिए, रिसीव्स, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उन्हें रिसीव्स करेगा, फिर उन्हें रीड्स यानी उन्हें पढ़ेगा कि जी कौन सी प्रोटीन बनानी है, फिर करेगा जी डी कोड्स। डी कोड्स किसको कहते हैं जी? आप देखिए, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डी कोड्स पर, कि हमारे जो पाकिस्तान में हमारे टेलीविजन पे, टीवी पर जो चैनल्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब जो आउट ऑफ कंट्री जो चैनल्स हैं लाइक वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, और उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। बाहर वो किसी और लैंग्वेज में चल रहे हैं, किसी दूसरी लैंग्वेजेस में मूवीज, ड्रामा, सीरियल्स वगैरह होते हैं, लेकिन जब इधर आते हैं पाकिस्तान में सैटेलाइट के थ्रू, तो वो हमारी लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो हर जगह यूटिलाइज हो रही है। लेकिन चाइनीज है तो वो ट्रांसफर, यानी उसको आप कहते हैं, हम अपनी जुबान में उसे कहते हैं जी ये मूवी डब होकर है। ठीक है, इस मूवी को डब किया गया है।
तो क्या होता है कि जी स्टूडेंट्स के सैटेलाइट से जब ये कनेक्शंस में आ रहे होता है, कह लीजिए ये सिग्नल्स, तो आगे पाकिस्तान में हमारे पास लगे होते हैं डिकोडर्स। डिकोडर्स क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को डिकोड यानी चेंज कर देते हैं, ठीक है, हमारी जुबान में जो हमें समझ आती है। इसी तरह यहां पे जब आरएनए रिसीव करेगा मैसेज को डीएनए से, फिर उसे रीड करेगा, पढ़ेगा, तो उसको डिकोड कर देगा, यानी उसमें कुछ चेंजेस लाएगा जो जरूरत है, और यूज द गिवन इंफॉर्मेशन, और जो आने वाली इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करेगा टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स, और वो नई प्रोटीन बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। वो नई प्रोटीन कैसे बनेगी, वो एक स्पेसिफिक लेवल से बनेगी जो मैंने आपके सामने आपको समझा दिया है। Thus, RNA is responsible for directing the synthesis of new protein. तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व आरएनए है, जिसने एक्चुअल में प्रोटीन को तैयार करना है, ठीक है। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन वो कहां से लेगा, डीएनए से। नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बना नजर आ रहा है, डीएनए का एक डायमंड शेप में, ठीक है। उसके आगे एक लाइन में लिखा हुआ है जी सिंथेसाइज एंड पासेस इंस्ट्रक्शंस, किसको, आरएनए को, और फिर आगे लिखा है सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और क्या तैयार हो गई, प्रोटीन्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आप कह लीजिए आरएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और इस परफॉर्मेंस के बाद एक्चुअल में हमारे पास क्या चीज बन जाती है, प्रोटीन। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं हमारा आरएनए का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। 116 पेज पे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट आरएनए वर्क्स लाइक अ मैसेंजर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसकी सेकंड लाइन से कि इट इज रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है, आप आरएनए लिख लीजिए। आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन्स, इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से आप थोड़ा सा मटेरियल ऐड करेंगे कि आरएनए रिसीव्स, रीड्स, decodes and uses the given information to synthesize new proteins, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आरएनए का। इस तरह ये हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आरएनए का कंप्लीट हुआ। इसके साथ स्टूडेंट्स वर्क फॉर डे 9 में अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक विटामिन्स का बनता है, लेकिन विटामिन्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि हमारा 90% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस 90% जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इस 90% चैप्टर पर हम पहले कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो इस वर्क फॉर डे 9 में कंप्लीट कर लेते हैं। जो एमसीक्यूज रेलिवेंट टू विटामिन्स होंगे उन्हें हम वर्क फॉर डे 10 में फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आइए एमसीक्यूज की तरफ, पेज नंबर 114। कुछ इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा चैप्टर। लीजिए पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के थ्रू बनते हैं, प्लांट्स में बनते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस के थ्रू। और इसके लिए क्या चीज रिक्वायर होती है, विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग, के क्या क्या चीजें चाहिए, एक्सेप्ट, इसके अलावा, यानी चारों ऑप्शंस में एक चीज ऐसी है जिसकी हमें फोटोसिंथेसिस में जरूरत नहीं है, बाकियों की जरूरत है। तो आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं होती, बाकी तीनों चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, उनके बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। दूसरा एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड्स, कि इनमें डाइसैकेराइड कौन है। तो सिंपली आपको याद है कि सुक्रोज इज द गुडेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। तो आंसर क्या है जी, सी ऑप्शन, सुक्रोज। नेक्स्ट है जी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस, कि फोटोसिंथेसिस से क्या चीज तैयार होती है। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या तैयार होता है, ग्लूकोज। तो ऑप्शन डी आंसर है, ग्लूकोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस, किसका जो है वो जायका नहीं होता।
तो हमने ये पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं उनका जायका नहीं होता, दे आर टेस्टलेस। तो अब आप देख लीजिए इनमें से पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल कौन सी है, ए ऑप्शन यानी स्टार्च। नेक्स्ट है जी व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूसेस। इसको हम जरा लिख के देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है C6H12O6। अगर ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, C12H24O12, ऐसे ही है ना, ऐड करने पे ये बन जाएगा। लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, ये सुक्रोज नहीं है। अगर आपने इसको सुक्रोज बनाना है तो इसके अंदर से आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवाना पड़ेगा, करवाने के बाद ही आपके पास बचेगा C12H22O11 जो कि एक्चुअल में सुक्रोज का फॉर्मूला है। ये बात आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो इस हिसाब से देखा जाए तो एमसीक्यूज का आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। क्या आंसर है, नन ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है एमसीक्यूज नंबर 6 कि ग्लूकोज इज, हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा जी एमसीक्यूज नंबर 7, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज टू फॉर्म। पॉलीमराइज यानी जब वो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन्स, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसीडर्ड एज ट्राइग्लिसराइड। तो हमने ये पढ़ा था कि लिपिड्स जो हैं वो एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड्स की एग्जांपल में आते हैं, तो सी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9, एंजाइम्स आर प्रोटीन, which one of the following properties they do not have। कि जी 4 बातें ऐसे लिखी हैं जो कि एंजाइम्स के लिए हैं, लेकिन 3 उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन है कि दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक, ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर हाईली स्पेसिफिक, कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअल में अपनी प्रॉपर्टी में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर लाइपेज एंजाइम है तो ये सिर्फ लिपिड्स को तोड़ता है, ठीक है, उसे डिकम्पोज करता है। प्रोटीएज है तो प्रोटीन को डिकम्पोज करेगा, यानी उसको स्प्लिट करेगा। इट मींस दैट द एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर रिएक्शन। इसीलिए बी ऑप्शन इनके खिलाफ है, गलत है, तो वो इसका आंसर होगी फिलवक्त अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। एमसीक्यूज नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स, वाइटामिन्स का इसको छोड़ दीजिए, इसे सर्कल कर लीजिए, जब वाइटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट होगा तब इसे हम करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 10 एंड 11, ठीक है। अब हम 12 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद की हुई हैं, लाइक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर, ये तीनों प्रॉपर्टीज मोनोसैकेराइड की हैं। लेकिन सी ऑप्शन नहीं है, हाइड्रोलाइजेबल, ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल, ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोलाइजेबल का मतलब कि हाइड्रोलाइज होना, वाटर की प्रेजेंस में टूटना, तो ये टूटते नहीं है उस तरह, ये सिर्फ डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज इनकरेक्ट। कोई एक बात ऐसी बताएं जो ग्लूकोज और सुक्रोज के लिए गलत है, खराब है, तो वो डी ऑप्शन है, डायसैकेराइड। क्यों? क्योंकि सुक्रोज तो डायसैकेराइड होता है लेकिन ग्लूकोज नहीं होता। ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। नेक्स्ट है जी बताइए कौन है इसमें से, एमसीक्यूज नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कौन है जी रिड्यूसिंग शुगर? ग्लूकोज। नेक्स्ट है जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड इज, हम बेहतर जानते हैं जी सुक्रोज, ए ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट फिर वाइटामिन पे 16 एमसीक्यूज, इसको छोड़ दीजिए, 17 पर आ जाइए। द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज ड्रग टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ड्रग का मतलब यहां पे समझिए एज अ मेडिसिन, ठीक है, और कंट्रोल ब्लीडिंग यानी खून को रोकने के लिए क्या यूज होता है जी, याद रखिए खून को रोकने के लिए
हमारे पास प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन प्रोटीन्स। ठीक है, अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन को एज अ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अक्सर आपको कहीं पर अगर बॉडी पे कट लग जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ब्लीडिंग जब होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ सेकंड्स कह लीजिए, कुछ मिनट कह लीजिए, कुछ मिनट के बाद वो ब्लीडिंग खुद ब खुद स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। यानी आपको फील होगा कि ब्लड अब नहीं निकल रहा। उसकी रीजन क्या होती है कि आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है नेचुरली तौर पे, जिसको अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, विच इज कॉल्ड फिब्रिनोजेन, जो कि एक्चुअल में क्या करती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, रोकती है। ठीक है, खून के लिए रुकावट बनती है। अच्छा जी, नेक्स्ट 18 एमसीक्यूज भी अभी हम नहीं करेंगे, वो विटामिन में से हैं। 19 देखते हैं जी। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, के नीचे 4 ऑप्शन में से 3 लिपिड्स के कैरेक्टर्स हैं लेकिन एक नहीं है। वो कौन सा है जी? बी ऑप्शन, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि लिपिड्स यानी चिकनाइयां, ऑयल, ये कभी भी पानी में हल नहीं होते। लास्ट एमसीक्यूज 20 भी स्टूडेंट्स विटामिन में से है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एमसीक्यूज को कंप्लीट किया, हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अब स्टूडेंट्स हमारा आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक विटामिन्स का है, इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 10 में हम वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो यहां तक स्टूडेंट्स आरएनए का टॉपिक एंड उसके साथ जो एमसीक्यूज हैं इनको आप अच्छी तरह समझिए। मैंने आपको काफी हद तक समझाने की कोशिश की और इनको अच्छी तरह याद करिए। होपफुली आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे और आज का हमारा जो वर्क फॉर डे 9 है वो यहां तक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।